हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश लेसन 8 हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है मधुबनी आर्ट। इस चैप्टर के पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर और क्लास 8 का इंग्लिश भी स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आप मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछले पार्ट में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, इसका हिंदी मीनिंग किया था और कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। B1.1 का दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, ट्रू और फॉल्स भी हमने सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम बाकी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। B2.2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर F तक क्वेश्चन दिया गया है। हम लोग स्टार्ट करेंगे B2.2 से। टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें से जो भी ऑप्शन सही है उसमें हमें टिक करना है, यानी सही का निशान लगाना है। पहले हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैनी ऑफ द मधुबनी पीपल डिपेंड ऑन दिस आर्ट फॉर देयर लिविंग मीन्स, मतलब मधुबनी के अनेक लोग इस पेंटिंग पर निर्भर हैं, इस पेंटिंग से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन है द मधुबनी पीपल कैन नॉट लिव विदाउट पेंटिंग, यानी कि मधुबनी के लोग इस पेंटिंग के बिना नहीं रह सकते। द मधुबनी पीपल पेंट ओनली बिकॉज दे लव डूइंग इट। मधुबनी के लोग पेंटिंग सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये करना पसंद है। ऑप्शन नंबर सी है द मधुबनी पीपल सेल देयर पेंटिंग्स टू अर्न मनी, यानी कि मधुबनी के लोग इस पेंटिंग को बेचते हैं पैसे कमाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द मधुबनी पीपल सेल देयर पेंटिंग्स टू अर्न मनी। मधुबनी के लोग इस पेंटिंग पर ही डिपेंड हैं, यानी कि उन्हीं के ऊपर निर्भर हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि मधुबनी के लोग पेंटिंग बेचते हैं पैसे कमाने के लिए। निर्भर होना का क्या मतलब है? उससे हमें कुछ अर्न हो। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे द मधुबनी पीपल सेल देयर पेंटिंग्स टू अर्न मनी। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है सम ऑफ द आर्टिस्ट आर हाउस होल्ड नेम्स इन देयर रीजन्स एंड कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्शनल एट द नेशनल परफॉर्मेंस एज वेल मीन्स, यानी कि कुछ कलाकार घरेलू नाम से प्रसिद्ध हैं और कुछ राष्ट्रीय स्तर पर असाधारण माने जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस ओनली इन देयर रीजन्स। रीजन्स मतलब होता है क्षेत्र, तो मतलब कुछ कलाकार अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं, कुछ कलाकार सिर्फ अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं। सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस इन देयर रीजन्स एंड ऑल्सो एट द नेशनल लेवल। इसका मतलब हो गया कि कुछ कलाकार अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हैं। सी नंबर में है सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस इन देयर ऑन हाउसेस। कुछ कलाकार अपने घरों में प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे जो ये लाइन है इसका मतलब हो जाएगा सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस इन देयर रीजन्स एंड ऑल्सो एट द नेशनल लेवल। यहाँ पे हमारा B2.2 का दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम B2.3 का क्वेश्चन देखते हैं। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी कि नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर हमें 50 शब्दों से ज़्यादा में नहीं देना है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है व्हाट वाज द यूज ऑफ द मधुबनी पेंटिंग्स अराउंड 50 to 60 ईयर्स एज। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिस ऑन विच आर्टिस्ट नाउ पेंट मधुबनी। सी नंबर में है व्हाट इज द थीम ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स। डी में है हाउ कैन वन से दैट पीपल आर इंटरेस्टेड इन द मधुबनी पेंटिंग्स। तो चलिए हम लोग 1 by 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द यूज ऑफ द मधुबनी पेंटिंग्स अराउंड 50 to 60 ईयर्स एज, यानी कि 50 से 60 साल के आसपास मधुबनी पेंटिंग का यूज क्या था, यानी मधुबनी पेंटिंग का यूज उस टाइम में कैसे होता था। इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग्स इज वन ऑफ द फेमस थिंग ऑफ बिहार, यानी कि मधुबनी पेंटिंग हमारे बिहार की सबसे प्रसिद्ध चीज है। Around 50 to 60 years ago, Madhubani paintings was used for decorating the house walls in the village. यानी कि 50 से 60 साल पहले मधुबनी पेंटिंग का यूज
घर के दीवारों को सजाने के लिए होता था, मतलब गांव घरों के दीवारों को सजाने के लिए मधुबनी पेंटिंग का यूज होता था। ये हो गया फर्स्ट नंबर का। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिस ऑन विच आर्टिस्ट नाउ पेंट मधुबनी, यानी कि मधुबनी के कलाकार जो मधुबनी पेंटिंग करते हैं उसका आधार क्या है। इसका आंसर होगा मधुबनी पेंटिंग्स कैन बी सीन ऑन साड़ी, दुपट्टास, रुमाल जो कि यहाँ पे इसको हेड वियर बोला गया है, यानी कि सिर में पहनने वाला कपड़ा, टेबल क्लॉथ यानी टेबल पर बिछाने वाला कपड़ा, वुड, पॉट्स एंड अदर वेसेस। तो मधुबनी पेंटिंग का यूज आप कहाँ पे देख सकते हैं, साड़ी पे, दुपट्टा पे, रुमाल पे, टेबल क्लॉथ, वुड यानी कि लकड़ी, पॉट्स यानी कि बर्तन और अन्य चीज़ों पर भी आप मधुबनी पेंटिंग को देख सकते हैं। सी नंबर में है व्हाट इज द थीम ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स। थीम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा विषय, यानी कि मधुबनी का पेंटिंग जो होता है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है। थीम मतलब होता है वो किस चीज़ पर आधारित होता है, मधुबनी पेंटिंग किस विषय में की जाती है। यहाँ पर हम इसके आंसर्स को देखते हैं। द थीम ऑफ दिस पेंटिंग्स आर नेचुरल सीन्स ऑफ द विलेज, फ्लोरा एंड फौना और फ्रॉम रिलीजन, यानी मधुबनी पेंटिंग का जो थीम है, मधुबनी पेंटिंग का जो विषय है वो क्या है, नेचुरल सीन यानी कि प्राकृतिक दृश्य, मतलब गांव का प्राकृतिक दृश्य। फ्लोरा एंड फौना मतलब होता है पेड़ पौधे एवं जंतु, और यानी कि या फ्रॉम रिलीजन यानी कि ये धर्म से संबंधित होता है। गांव के प्राकृतिक दृश्य को उसमें दर्शाया जाता है और पेड़ पौधों एवं जंतुओं को मधुबनी पेंटिंग में दर्शाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मधुबनी पेंटिंग, यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग है और इसमें आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे गांव के दृश्यों को दर्शाया गया है और पेड़ पौधे, आपको यहाँ पे कुछ फ्लावर्स दिख रहे होंगे और कहीं कहीं पे आपको जीव जंतु भी दिख जाएंगे। तो मधुबनी पेंटिंग में बेसिकली क्या होता है, जीव जंतुओं का चित्रण किया जाता है, पेड़ पौधों का चित्रण किया जाता है और गांव का प्राकृतिक दृश्य दिखाया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वन से दैट पीपल आर इंटरेस्टेड इन द मधुबनी पेंटिंग, यानी कि आप कैसे कह सकते हैं कि लोग मधुबनी पेंटिंग में रुचि रखते हैं। इसका आंसर होगा एट प्रेजेंट मैनी सेंटर्स कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन मधुबनी पेंटिंग्स, मैनी पीपल अदर देन विलेज आर्टिस्ट आर ऑल्सो टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस ट्रेडिशनल आर्ट, यानी कि आज के टाइम में यानी वर्तमान में अनेक केंद्र ऐसे हैं जो जहाँ पे मधुबनी पेंटिंग की ट्रेनिंग कराई जाती है और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कलाकारों को छोड़कर गांव के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मधुबनी पेंटिंग में बहुत रुचि रखते हैं, बहुत ही गहरी रुचि रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने कर लिया है B2.3 तक सॉल्व। अब हम C1 को देखते हैं। मेकिंग न्यू वर्ड्स, मैच ऑक्यूपेशंस, ऑक्यूपेशंस मतलब होता है व्यवसाय या धंधा। मैच ऑक्यूपेशंस ऑन द लेफ्ट विद देयर डिस्क्रिप्शंस ऑन द राइट। पहला है आर्किटेक्ट, दूसरा है पॉलिटिशियन, इंजीनियर, टीचर, एथलीट, कंपोजर, आर्टिस्ट। तो इसको हमें मैच करना है, इनका क्या क्या काम होता है। जैसे कि आर्किटेक्ट है तो इसका क्या काम होता है, पहले हम इसको पढ़ते हैं, इस ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए नंबर में है इज कंसर्न्ड विथ पॉलिटिक्स एपेकली एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आप इसको ऐसे ही पहचान सकते हैं, यहाँ पे क्या है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन का हो जाएगा इट कंसर्न्ड विथ पॉलिटिक्स एपेकली एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सेकेंड नंबर का हो गया। बी नंबर का ऑप्शन पढ़ते हैं कंपोज म्यूजिक एपेकली क्लासिकल म्यूजिक। तो यहाँ पे हम कंपोजर का इसमें मैच कर देंगे।
कंपोजर, कंपोजर का हो जाएगा कंपोज म्यूजिक, एपिकली क्लासिकल म्यूजिक। थर्ड नंबर का ऑप्शन है डिजाइंस बिल्डिंग्स, डिजाइंस बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग को डिजाइन करने वाला तो कौन है, इंजीनियर, इंजीनियर को हम इससे मैच कर देंगे। डी नंबर में है कंप्लीट्स इन आउटडोर स्पोर्ट्स एंड गेम्स, गेम से संबंधित है तो यहाँ पे हम इसको एथलीट से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है डिजाइंस एंड बिल्ड्स इंजिन्स, मशीन, रोड, ब्रिज ईटीसी, तो ये सब आर्किटेक्ट का काम है, ठीक है, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है पेंट्स एंड ड्रॉज पिक्चर्स, यानी कि पेंट और पिक्चर्स को ड्रॉ करना, बनाना, तो ये सब काम होता है आर्टिस्ट का, तो यहाँ पे हम इसको आर्टिस्ट से मैच कर देंगे। लास्ट में है टीचर्स स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों को पढ़ाना, तो यहाँ पे हम इसको टीचर से मैच कर देंगे। तो हमारा ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप ध्यान से देखकर इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 1 का हो जाएगा ई, 1 का ई हो जाएगा, 2 का हो जाएगा ए, 3 का हो जाएगा सी, 4 का हो जाएगा जी, 5 नंबर का हो जाएगा डी, 6 नंबर का हो जाएगा बी और 7 का हो जाएगा एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल फ्रॉम द वर्ड इंटरनेशनल, यहाँ पे एक वर्ड है इंटरनेशनल और इससे जितने भी शब्द बनाए जा सकते हैं या फिर जितने भी शब्द बनाना संभव है उसे यहाँ पे बनाना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया गया है नेशन, नेशन कहाँ से आया, तो इसी वर्ड में से आया है, इंटरनेशनल में से ही नेशन वर्ड यहाँ पे लिखा गया है। इस तरह के हमें 9 वर्ड और लिखने हैं, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। पहला हम लिख सकते हैं नेशनल, NATIONAL, नेशनल। दूसरा हम लिख सकते हैं रैशनल, RATIONAL, रैशनल, नेशनल, रैशनल। नेक्स्ट वर्ड हम लिख सकते हैं इंटरनल, INTERNAL, इंटरनल। फिर हम लिखेंगे ऑन, लायन, LION, यहाँ पे हमने 6 वर्ड लिखा। सेवन नंबर में हम लिख देंगे नेट, NET, हम यहाँ पर नो भी लिख सकते हैं, NO, नो, EAT, इट। लास्ट में हम लिखेंगे रेट, RATE। डी नंबर में है ग्रामर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, यानी कि नीचे दिए गए सेंटेंस को हमें ध्यान से पढ़ना है। ए नंबर में है दिस पेंटिंग्स आर जनरली सीन ऑन वॉल्स, बी नंबर में है इट वॉज यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स इन द विलेज, दिस सेंटेंस आर इन द पैसिव वॉइस, ये सारा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पे हमें यही समझाया गया है कि ये दोनों सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। नेक्स्ट है मार्क ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, यानी कि सहायक क्रिया। आर वॉज इन दिस सेंटेंसेस आर फॉलोड बाय वर्ब्स इन द पास्ट पार्टिसिपल, सीन, यूज्ड, दीज सेंटेंसेस कैन बी रिटेन एज। फर्स्ट नंबर में है पीपल जनरली सी दिस पेंटिंग्स ऑन वॉल्स, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। पीपल इन द विलेज यूज इट फॉर डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स, ये सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस में है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है दिस सेंटेंसेस आर इन द एक्टिव वॉइस, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अब यहाँ पे इसे क्वेश्चन है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है तो इससे हमें चेंज करना है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसको हमें इसका वॉइस चेंज करना है। वॉइस का हिंदी मीनिंग होता है वाच्य, वॉइस का हिंदी मीनिंग वाच्य होता है। वाच्य 2 तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ग्रामर, तो आप ग्रामर पढ़ने के लिए मेरे सेकंड चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पे आपको आगे वॉइस भी पढ़ाया जाएगा। पहला क्वेश्चन है सोनू इज टाउट इंग्लिश, बी नंबर में है प्रज्ञा इज रीडिंग अ बुक, अंकिता कॉल्ड हर मदर, रिमझिम टोल्ड एवरीथिंग, अमन वॉज गिवन अ प्राइज। इसको हम चेंज करके लिखेंगे, इसका वॉइस हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे इंग्लिश इज टाउट टू सोनू,
प्रज्ञा इज रीडिंग अ बुक, इसका हम लिखेंगे अ बुक इज बीइंग रीड बाय प्रज्ञा। सी नंबर में है अंकिता कॉल्ड हर मदर, तो इसका जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो इसको हम लिखेंगे द मदर ऑफ अंकिता, ANKITA, अंकिता was called by her. रिमझिम told everything, इसका हम वॉइस चेंज करके लिखेंगे everything had been said by रिमझिम। आप इसको यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया है। लास्ट में है अमन वॉज गिवन अ प्राइज, तो इसको हम लिखेंगे अ प्राइज वॉज गिवन टू अमन, यहाँ पे हम लिखेंगे अ प्राइज वॉज गिवन टू अमन। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। E1 में है क्लास एक्टिविटी। नेक्स्ट यहाँ पे क्लास एक्टिविटी दिया गया है, यानी कि कार्य गतिविधि दिया गया है। यहाँ पे हमें करना ये है, यहाँ पे एक चार्ट है, चार्ट को हमें फिल करना है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, इसी तरह का क्वेश्चंस आपको अपने क्लास में पूछना है और उसी के थ्रू हमें, उसी के अनुसार हमें इस चार्ट को फिल करना है। जैसे यहाँ पे है डांस, यूज कंप्यूटर, स्विम, पेंट, फुटबॉल, क्रिकेट। यहाँ पे हम कुछ बच्चों का नाम लिखेंगे और फिर हम उन बच्चों से सवाल करेंगे कि आप इसको कितनी बार करते हैं और कितने अच्छे से करते हैं। जैसे कि डांस है, तो हमने यहाँ पे, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया अंकित, यहाँ पे हमने एक बच्चे का नाम लिख दिया अंकित, तो हम उनसे पूछेंगे कि आप डांस कितनी बार करते हैं। तो उसने जवाब दिया वंस अ वीक, यानी कि सप्ताह में एक बार, या फिर समटाइम्स यानी कभी कभी, या एवरी वीक। तो यहाँ पे जो भी इसका आंसर होगा हम लिख देंगे, जैसे एवरी वीक, इस तरह से हम लिख देंगे। हाउ वेल, आपने कितने अच्छे से किया, इसका आंसर होगा फाइन, वेल, या वेरी वेल, या गुड। तो इस तरह का जो भी आंसर होगा हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। वैसे ही और भी बच्चों का हमें यहाँ पे नाम लिखना है, आपको अपने फ्रेंड्स का ही यहाँ पे नाम लिखना है और उनसे इस तरह का सवाल करना है। जैसे कि यहाँ पर किया गया है, डू यू डांस, आंसर आया यस आई डू। हाउ ऑफ्टन डू यू गो डांसिंग, यहाँ पे इसका आंसर है एवरी वीकेंड। एंड हाउ वेल डू यू डांस, वेरी वेल। इसी तरह का क्वेश्चन करना है इसी तरह से, और ऐसा ही आंसर आएगा और इसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद है यहाँ पे ग्रुप वर्क, टेल योर ग्रुप व्हाट यू फाउंड इट, यानी कि अपना एक समूह बनाकर देखिए कि आपने क्या पाया, क्या सीखा। F नंबर में है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि इस सभी सेंटेंस को, इन सभी वाक्यों को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। चलिए हम देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। पहले हम इन सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। पहला सेंटेंस है बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं। बी नंबर में है यहाँ के लोग मेहनती भी हैं, लगन और समर्पण से काम करना कोई बिहारियों से सीखे। जरूरत है सिर्फ उचित माहौल बनाने की, जरूरत अपनी विरासत को बढ़ाने की भी है। तो ये पांचों सेंटेंस है, हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। ए नंबर का हो जाएगा देयर इज नो लॉक ऑफ टैलेंट इन बिहार, यानी कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। नेक्स्ट है हियर पीपल आर लेबोरियस, यानी कि यहाँ के लोग मेहनती भी हैं। एनीबडी कैन लर्न फ्रॉम द बिहारीज टू वर्क विथ डेडिकेशन एंड अटैचमेंट, यानी लगन और समर्पण से काम करना कोई बिहारियों से सीखे। द ओनली नीड इज टू मेक अ राइट एटमॉस्फेयर, यानी कि जरूरत है सिर्फ उचित माहौल बनाने की। नेक्स्ट है द नीड इज ऑल्सो द इनरिच आवर इनहेरिटेंस, जरूरत अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की भी है।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और क्लास 7 के वीडियोस भी आपको टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे। और क्लास 8 का इंग्लिश पढ़ने के लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़िए। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।